इतिहास के पन्नों में बहुत से तानाशाहों के नाम दर्ज हैं। इनके जबर जुल्म के किस्से आज भी लोगों का दिल दहला देते हैं। ईदी अमीन ऐसे ही एक तानाशाह का नाम था। उसने दुनिया को बताया कि क्रूरता और पागलपन की हद से गुजर जाना किसे कहते हैं। खुद को युगांडा का राष्ट्रपति घोषित कर देने वाला यह तानाशाह सच में किसी जल्लाद से कम नहीं था। तो आइए खुद को ब्रिटिश साम्राज्य का विजेता कहने वाले इस तानाशाह के जुल्म की कहानी जानने की कोशिश करते हैं। युगांडा के कोबोको में जन्म लेने वाले ईदी अमीन के पिता बचपन में ही उन्हें छोड़कर चले गए थे। इस कारण मां ने जैसे तैसे उनका पालन पोषण किया, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा, यहाँ तक कि उसे पढ़ने के लिए स्कूल तक भेजा। किंतु 8वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। चूंकि ईदी शुरू से ही उग्र स्वभाव का था, इसलिए उसने उग्रता का रास्ता चुना। वह शारीरिक रूप से खूब लंबा चौड़ा था। इसका फायदा उठा के उसने मुक्केबाजी में अपनी किस्मत आजमाई। इसमें वह काफी हद तक सफल भी हुआ। लगभग 9 वर्षों तक उसने मुक्केबाजी की। इस दौरान युगांडा के लाइट हैवीवेट चैंपियन खिताब पर उसका कब्जा रहा था। बढ़ती उम्र के साथ उसके सपने भी बड़े हो रहे थे। उसकी आंखों में सत्ता का सपना पलने लगा था। इसको पूरा करने के लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार था। मौका मिला तो उसने 1946 में किंग्स अफ्रीकी राइफल्स में सहायक रसोइये के रूप में एंट्री ले ली। माना जाता है कि यह उसका सत्ता की ओर पहला कदम था। जल्द ही वह अपनी आक्रामकता और तेजी के चलते ब्रिटिश अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब रहा। आगे चलकर इसका नाम इनाम मिला। महज 1 साल के भीतर ही उसकी पदोन्नति कर दी गई। 1957 में ईदी सार्जेंट मेजर के साथ आगे बढ़ा और लेफ्टिनेंट बनने तक बिल्कुल भी नहीं रुका। कहा जाता है कि तेजी से मिली पदोन्नति ने ईदी को पागल सा कर दिया था। जल्द ही उसे घमंड हो गया और उसने क्रूरता की हदें लांघना शुरू कर दिया। सन 1962 के नेतृत्व में युगांडा के उत्तर में आदिवासियों का एक बड़ा नरसंहार किया गया। मामला बढ़ा था, इसलिए इसकी जांच की गई। जांच की रिपोर्ट में ब्रिटिश अधिकारियों ने पाया कि ईदी के आदेश पर यह किया गया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि कैसे ईदी के कहने पर वहां के लोगों को पीट कर मार डाला गया था। यही नहीं, अनेक लोगों को तो जीवित ही दफन कर दिया गया था। इस अपराध के लिए ब्रिटिश प्रशासन ने ईदी का कोर्ट मार्शल करना चाहा, किंतु ईदी के भाग्य ने उसका पूरा साथ दिया। कोर्ट मार्शल से ठीक पहले ही युगांडा को ब्रिटेन से 9 अक्टूबर को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। युगांडा के पहले प्रधानमंत्री ओबेट मिल्टन द्वारा उसके सारे आरोपों को अनदेखा कर दिया गया। साथ ही उसे युगांडा सेना में खास तवज्जो दी गई। उसे सेना और वायुसेना का डिप्टी कमांडर बना दिया गया। सन 1966 में ईदी और ओबेट मिल्टन पर रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगा। खुद को बुरी तरह से फंसता देख ईदी ने उन 5 मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने यह मुद्दा उठाया था। दूसरी तरफ ओबेट ने मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया। इसका सीधा फायदा ईदी को मिला। युगांडा की सारे सैन्य और प्रशासनिक अधिकार पूरी तरह से अब ईदी के हाथ में आ चुके थे। वह पहले ब्रिगेडियर जनरल फिर मेजर जनरल के पद पर बैठा। इस तरह ओबेट और ईदी की नजदीकियां काफी हद तक बढ़ गई थी। दोनों एक दूसरे के पक्के साथी माने जा रहे थे, किंतु ईदी के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह ओबेट को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। यह खबर जब ओबेट को मिली तो वह ईदी से दूरियां रखने लगा। ईदी कुछ करता इससे पहले ओबेट ने उसे कूटनीति से घेरना चाहा। उसने सैन्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि ईदी कानून व्यवस्था को सही करने में बुरी तरह फेल साबित हो रहे हैं। ईदी ने इसके जवाब के लिए ओबेट के तख्ता पलट करने की तैयारी शुरू कर दी। वह युगांडा वासियों को अपने समर्थन में खड़ा करने में सफल रहा। उनके साथ से ईदी ने सबसे पहले ओबेट को गुप्त पुलिस को खत्म करना शुरू कर दिया। अगले कुछ ही समय में वह ओबेट का तख्ता पलट कराने में सफल रहा। यहाँ से उसकी सत्ता पर मजबूत पकड़ हो गई। सत्ता संभालते ही ईदी की क्रूरता एक विकराल रूप लेने लगी। सबसे पहले उसने उन सभी अधिकारियों और सैनिकों को फांसी पर चढ़वा दिया जो ओबेट के समर्थन में थे। पहले साल में ही वह 9000 सैनिकों की हत्याओं का कारण बना। ईदी की तानाशाही के चलते युगांडा की अर्थव्यवस्था डोलने लगी।
यह ईदी के लिए बड़ी समस्या हो सकती थी, किंतु उसने इसका भी तोड़ निकाल लिया। उसने सभी एशियाइयों को यह कहकर देश छोड़ने का फरमान सुना दिया कि उसके पास युगांडा की नागरिकता नहीं है। इस लिहाज से उन्हें 90 दिनों के अंदर देश छोड़कर जाना होगा। परिणाम स्वरूप भारत सहित और बाकी देशों के 80,000 नागरिकों को युगांडा छोड़ना पड़ा। देश छोड़ते हुए उन्हें ये आदेश भी दिए गए कि वो अपने साथ बस अपनी ज़रूरत का सामान ही ले जा सकते हैं। उनकी संपत्ति अब युगांडा सरकार के अधीन है, उस पर अब उनका कोई मौलिक अधिकार नहीं है। इसी तरह 8 वर्षों तक प्रतिदिन ईदी के अत्याचार बढ़ते रहे। उसकी 8 वर्षों की तानाशाही में तकरीबन 5 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इन लोगों में बूढ़े, बच्चे और महिलाएं भी शामिल थीं। ईदी अमीन के यातना देने के तरीकों से उसकी हिंसक सोच का सटीक अनुमान लगाया जा सकता था। उसने अपनी पसंद की हर खूबसूरत लड़की को न सिर्फ हवस का शिकार बनाया, बल्कि उन्हें तोहफे में मौत भी बांटी। वह लोगों को आसान मौत नहीं देता था, वह उनको जिंदा जमीन में दफन करवाता था। कई बार तो वह जिंदा इंसानों को मगरमच्छ के आगे डाल देता था। इस आदमखोर हैवान के बारे में ऐसा माना जाता है कि वह इंसान के मांस को भी खाता था। उसके देश छोड़ने के बाद जब उसके घर की तलाशी हुई तो उसके फ्रिज से इंसानों के कटे हुए सिर निकले थे। इंसान खुद को इतना भी महान क्यों न समझ ले, मगर नियति ने सबका अंत लिखा होता है। ईदी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सन 1978 तक उसके कुछ ही दोस्त रह गए थे। युगांडा के अंदर कई समस्याएं जन्म ले चुकी थीं। इसने सबका ध्यान भटकाने के लिए ईदी ने पड़ोसी देश तंजानिया के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। उसका यह दांव उस पर भारी पड़ा। तंजानिया की सेना ने युगांडा के निर्वासित लोगों के साथ मिलकर 1 साल के भीतर ही ईदी को उसके मुंह के बल गिरा दिया। ईदी को अपनी जान बचाकर युगांडा से भागना पड़ा। इसके बाद वह अपनी मृत्यु तक सऊदी अरब में निर्वासन में रहने पर मजबूर हो गया। सऊदी अरब में 10 साल काटने के बाद उसने युगांडा वापस जाने की गलती की और पहचाना गया। जैसे तैसे वह फिर जान बचाकर दोबारा सऊदी अरब पहुंचा। अंत में उसके शरीर के कई सारे पार्ट्स ने काम करना बंद कर दिया और 16 अगस्त 2003 को उसकी मृत्यु हो गई। ईदी अमीन जैसे तानाशाह का अंत यह बताता है कि इंसान भले ही खुद को भगवान घोषित कर दे, मगर उसका अंत उतना ही बुरा होता है जितने बुरे उसके कर्म।